एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत 114 नए राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है। सरकार ने पहला कदम उठा लिया है, लेकिन इस पूरी डील के बीच में एक ऐसा पेच फंसा है जो सब कुछ बदल सकता है। तो ये सोर्स कोड का मामला आखिर है क्या? मतलब इतना हंगामा क्यों है इस एक शब्द को लेकर? और भारत की एयर पावर के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए आज इसी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। ये पूरी डील है 114 नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। और जरा इस डील का साइज देखिए। अनुमान है कि इसकी कुल कीमत करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए होगी। जी हां, ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक होने वाली है। अच्छा, तो हुआ ये है कि भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इस प्रपोजल को हरी झंडी दे दी है। अब देखिए, कई सालों की टेक्निकल, ऑपरेशनल और कॉस्ट की जांच पड़ताल के बाद ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम माना जा रहा है। हाँ, डील अभी साइन नहीं हुई है, लेकिन ये एक साफ इशारा है कि भारत इस पर तेज़ी से काम कर रहा है। सवाल ये उठता है कि हमें इन जेट्स की इतनी जल्दी क्या है? देखिए, ये सिर्फ नए जहाज खरीदने की बात नहीं है। ये हमारी एक बहुत बड़ी सामरिक जरूरत को पूरा करने के बारे में है। ये स्लाइड देखिए। ये हमारी एयर पावर की एक बहुत ही, कह सकते हैं, चिंताजनक तस्वीर दिखाती है। दो तरफा खतरे यानी चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए हमें कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन आज हमारे पास हैं सिर्फ 31। और ये नंबर और भी नीचे जा सकता है क्योंकि हमारे पुराने मिग-21 जैसे जेट्स लगातार रिटायर हो रहे हैं। तो ये गैप भरना बहुत जरूरी है। तो सवाल फिर वही, राफेल ही क्यों? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला, इसका परफॉर्मेंस। इंडियन एयरफोर्स इसे कॉम्बैट में टेस्ट कर चुकी है। दूसरा, ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। हवा, समंदर, जमीन कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसे दोबारा चुनने से हमें 5 से 7 साल की बचत होगी। और क्योंकि हमारे पास पहले से 36 राफेल हैं, तो लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आएगा। चलिए, अब आते हैं इस डील के सबसे पेचीदा, सबसे जरूरी हिस्से पर, सोर्स कोड। अब इसे समझने के लिए जरा ये सोचिए कि आज का फाइटर जेट सिर्फ एक प्लेन नहीं है, वो असल में एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है। तो ये सोर्स कोड है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये उस फाइटर जेट का दिमाग है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर तो सिर्फ शरीर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ही है जो तय करता है कि वो जहाज क्या क्या कर सकता है। और ये दिमाग सब कुछ कंट्रोल करता है। मिशन कंप्यूटर से लेकर रडार के मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और सबसे जरूरी, हथियारों का इंटीग्रेशन। मतलब साफ है, जिसके हाथ में सोर्स कोड का कंट्रोल है, असल में जहाज का कंट्रोल उसी के हाथ में है। और बस यहीं से शुरू होती है असली खींचतान। ये कंट्रोल की लड़ाई है। एक तरफ है भारत जो पूरी आज़ादी यानी ऑटोनॉमी चाहता है, और दूसरी तरफ है फ्रांस जिसे अपनी टेक्नोलॉजी को सिक्योर रखना है। दोनों पक्षों की बात समझ लेते हैं। भारत का लक्ष्य क्या है? भारत चाहता है कि वो अपने बनाए हथियार, जैसे अस्त्र मिसाइल, बिना फ्रांस से पूछे इसमें लगा सके, अपनी लड़ने की स्ट्रैटेजी बदल सके, सिस्टम को खुद अपग्रेड कर सके। दूसरी तरफ फ्रांस की चिंता है। वो अपने सीक्रेट फ्रेंच और नेटो एल्गोरिथम्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसकी टेक्नोलॉजी लीक हो या कोई उसे रिवर्स इंजीनियर कर ले। और देखिए, फ्रांस की ये जो चिंता है ना, वो काफ़ी हद तक जायज़ भी है। दुनिया भर में ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। कोई भी बड़ा देश अपने फाइटर जेट का पूरा सोर्स कोड किसी को नहीं देता, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं। अमेरिका तक अपने F-35 के साथ ऐसा नहीं करता। तो फिर सवाल उठता है कि इस बार ये सोर्स कोड का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? जरा 2016 की डील को याद कीजिए। तब हमने सिर्फ 36 जेट खरीदे थे और वो सारे के सारे फ्रांस में बने थे। लेकिन अब बात हो रही है 114 जेट्स की, जिनमें से ज्यादातर मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेंगे। तो ये सिर्फ एक खरीदारी नहीं है, ये अगले 30-40 साल के लिए भारत की स्ट्रेटेजिक आज़ादी का सवाल है। और इसीलिए इस बार कंट्रोल की मांग इतनी मजबूत है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, भारत ये जानता है कि पूरा सोर्स कोड मिलना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। इसीलिए भारत एक बीच के रास्ते पर जोर दे रहा है। एक ऐसा समझौता जिसमें कुछ खास शर्तें हों, और इन शर्तों को भारत नॉन निगोशिएबल मान रहा है। मतलब इन पर कोई समझौता नहीं होगा। तो ये 3 मांगे हैं क्या? पहली, ब्लैक बॉक्स एक्सेस। इसका मतलब है कि भारत अपने हथियार बिना फ्रांस की परमिशन के इंटीग्रेट कर सके। दूसरी, एक नेशनल इमरजेंसी क्लॉज, यानी अगर युद्ध जैसी कोई बड़ी आपदा आ जाए तो भारत को पूरा सोर्स कोड मिल जाए।
और तीसरी और बहुत जरूरी, भविष्य के सारे अपग्रेड्स में को डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ताकि भारत हमेशा सिर्फ एक कस्टमर बनकर न रह जाए। तो ठीक है, ये तो हुई मांगों की बात। अब आगे क्या होगा? इस डील को फाइनल होने से पहले अभी भी सरकार के कई लेवल से गुजरना है। चलिए इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड से क्लियरेंस, वो तो मिल चुका है। अब अगला पड़ाव है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी मीटिंग खुद रक्षा मंत्री चेयर करते हैं, और वहां से पास होने के बाद ये फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और उनकी मंजूरी ही आखिरी और कानूनी तौर पर पक्की मानी जाएगी। और एक बार ये डील हो गई तो भारत के पास कुल मिलाकर 176 राफेल जेट्स का बेड़ा होगा। 36 जो पहले से हैं, 26 नेवी वाले और ये नए 114। और इस नंबर के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े राफेल ऑपरेटर्स में से एक बन जाएगा। तो आखिर में सवाल यही है, ये डील भारत को एक टॉप राफेल ऑपरेटर तो बना देगी, लेकिन क्या ये हमें सच्ची तकनीकी आज़ादी भी दिला पाएगी? इस सोर्स कोड पर होने वाली बातचीत का नतीजा ही ये तय करेगा कि भारत सिर्फ एक बड़ा खरीदार बनकर रह जाता है या फिर अपनी हवाई ताकत का असली मालिक बनता है।